क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होगा, या फिर मरने के बाद हमारी मुलाकात किनसे होगी? तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे एंड ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स की बात करेंगे जो हमारी लाइफ को शेप देते हैं। एंड आई कैन गारंटी कि इस वीडियो से आज आपको कुछ वैल्यू तो ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक इनसाइट, जिसका नाम है द 5 पीपल यू मीट इन हेवन बाय मिच एल्बम। हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पुनीत। आई वेलकम टू द बेटर फैक्टर। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पूरी बुक एडी नाम के एक मेन कैरेक्टर के आसपास घूमती है। एडी एक बूढ़ा आदमी है जिसने अपनी ज़्यादातर लाइफ रूबी पियर नाम के अम्यूजमेंट पार्क में मेंटेनेंस मैनेजर के रूप में काम करते हुए बिताई थी। एडी अपनी जॉब से नाखुश था एंड फंसा हुआ महसूस करता था। एडी अपने 83rd बर्थडे के दिन 8 साल की बच्ची को गिरती हुई केबल कार से बचाते हुए मर जाता है। मरने से पहले एडी अपने हाथों में किसी छोटे बच्चे के हाथों को महसूस करता है। मरने के बाद एडी जब उठता है तो वो अपने आसपास शांति पाता है। एडी देखता है कि वो फिर से जवान हो गया है एंड खुद को अपने बचपन वाले रूबी पियर अम्यूजमेंट पार्क में पाता है। आगे बढ़ते हुए एडी अम्यूजमेंट पार्क के फ्रीक शो में दाखिल होता है। वह एडी एक आदमी से मिलता है जिसके पूरी स्किन ब्लू कलर की होती है। ये ब्लू मैन एडी को बताता है कि वो अब हेवन में है एंड वो यहाँ उन 5 लोगों से मिलेगा जो उसे अर्थ पर बीती उसकी लाइफ को समझने में हेल्प करेंगे। ब्लू मैन बोलता है कि वो एडी से मिलने वाला पहला इंसान है। एडी अपनी क्यूरोसिटी में ब्लू मैन से पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। ब्लू मैन ने बताया कि उसकी मौत का रीज़न एडी है। जब एडी 8 साल का था तो एक दिन रूबी पियर में रोड पे खेलते हुए वो ब्लू मैन की गाड़ी के सामने आ गया था। ब्लू मैन ने एक्सीडेंट होने से रोकने के लिए गाड़ी घुमाई एंड इस हादसे में ब्लू मैन की मौत हो गई थी। एडी को ये बात जानकर बहुत दुख होता है कि वो ब्लू मैन की मौत के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर ब्लू मैन एडी को उसका फर्स्ट लेसन देता है। लाइफ में जो होता है एक वजह से होता है। हम सभी के द्वारा किए गए काम या एक्शंस रैंडम नहीं है और दूसरे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसलिए किसी भी इंसान की लाइफ वेस्ट नहीं है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मैसेज डिलीवर करने के बाद ब्लू मैन गायब हो जाता है एंड एडी के आसपास की सराउंडिंग्स भी चेंज हो जाती है। अब एडी खुद को एक जंगल की सेटिंग में पाता है। यहाँ वो अपने दूसरे इंसान से मिलता है। ये इंसान एडी के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं जिन्हें कैप्टन कह के बुलाया गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एडी अपने जोश में आर्मी में भर्ती हो गया एंड उसे लड़ने के लिए फिलीपींस भेजा गया था। फिलीपींस में कैप्टन, एडी एंड उनके 3 साथियों को दुश्मनों ने बंदी बना लिया था। इन लोगों को वहां पर गुलामी करने के लिए मजबूर किया जाता था। कुछ महीने बाद एडी और उनके साथी दुश्मनों की कैद से भागने की प्लानिंग करते हैं। अपने इस एस्केप के दौरान एडी के साथी गुस्से में उस पूरी गाँव में आग लगा देते हैं जहाँ उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। अपने स्केप में एडी एक आग लगे टेंट में किसी को भागते हुए देखता है। एडी उस इंसान की हेल्प करने के लिए टेंट में जाता है, बट पीछे से कोई उस पर गोली से हमला करता है एंड गोली सीधे जाके एडी के घुटने में बुरी तरह लग जाती है। यहाँ कैप्टन एडी को बताता है कि उस दिन उस पर गोली चलाने वाला शख्स कैप्टन ही था, जिसने एडी को गलती से दुश्मन समझ लिया था। एडी ये सुन के बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ डैमेज घुटने के साथ दर्द में गुजारनी पड़ी थी। आगे कैप्टन एडी को उस दिन का एक विजन दिखाते हैं जिसे एडी बिल्कुल अनजान था। विजन में कैप्टन बहादुरी से लड़ते हुए अपने साथियों को भागने में हेल्प करता है एंड घायल एडी को सहारा देते हुए कैप्टन एक लैंडमाइन पर पैर रख देते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। कैप्टन अपने साथियों को बचाते हुए अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर देते हैं। यहाँ एडी को उसका सेकंड लेसन मिलता है, द ब्यूटी ऑफ सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मिच एल्बम बुक में लिखते हैं कि जब हम किसी कीमती चीज़ का बलिदान देते हैं तो हम कुछ खो नहीं रहे, बल्कि कुछ नया किसी और को पास ऑन कर रहे हैं। जैसे कि पेरेंट्स अपनी लाइफ में कई बार अपने बच्चों की खुशियों के लिए अनगिनत सेक्रीफाइस करते हैं। ये लेसन देने के बाद एडी के आसपास की सराउंडिंग फिर चेंज हो जाती है। अब एडी धीरे धीरे फिर से बूढ़ा होने लगता है। एडी अपने सामने एक डाइनर को देखता है जिसके आसपास अलग अलग टाइम पीरियड के लोग जमा हो रखे थे। पास की खिड़की से झांकते हुए एडी डाइनर के पास अपने फादर को देखता है। एडी अपने पिता से सख्त नफरत करता था क्योंकि उसके पिता एक नंबर के शराबी थे एंड पूरी लाइफ में उन्होंने एडी के साथ बुरी तरह से व्यवहार किया था। बट फिर भी एडी उनकी तरफ देखता था एंड उन्हें खुश करने की कोशिश में लगा रहता था।
एडी अपने पिता को देख की तरफ चिल्लाता है, इशारे करता है, पर उसके पिता उसे सुन नहीं पाते। तभी एडी के पास एक बूढ़ी औरत आती है और अपना नाम रूबी पियर बताती है और उसके पति एमिल ने ही उसकी याद में एम्यूजमेंट पार्क का नाम रूबी पियर रखा था। ये बूढ़ी औरत एडी को स्वर्ग में मिलने वाली थर्ड पर्सन होती है। रूबी जानती है कि एडी को एम्यूजमेंट पार्क में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो लाइफ में बेहतर करना चाहता था। एडी अपने पिता को मरने के लिए बुरा भला बोलता था, क्योंकि वो उन्हें ही अपनी इस लाइफ का जिम्मेदार मानता था। यहाँ रूबी एडी को उसके पिता की मौत का सच बताती है। उसके पिता अपने दोस्त मिकी शे को पानी में डूबने से बचाने गए थे, जिस कारण बाद में उन्हें निमोनिया हो गया था। मिकी भी एक नंबर का शराबी था, जिसने एडी की माँ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, बट इसके बावजूद उसके पिता अपने दोस्तों के प्रति वफादार थे। अपनी मौत के दिन उसके पिता ने अपने आखिरी लम्हों में अपने परिवार एंड दोस्त को ही याद किया था। रूबी एडी को बोलते हैं कि उसके पिता ने उसके साथ जो किया वो बेशक गलत था, लेकिन उसकी अपने पिता के प्रति नफरत भी सही नहीं है। यह रूबी एडी को उसका थर्ड लेसन देती है, जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस। रूबी एडी को बताती है कि उसे अपने पिता को उनके व्यवहार के लिए माफ़ करना ही होगा, वरना उसके अंदर की नफरत और गुस्सा उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। रूबी पियर जाने से पहले एडी को बताती है कि उसका कभी अपनी जॉब को ना छोड़ के जाने का रीज़न उसके पिता नहीं थे। रूबी के जाने के बाद एडी अपने पिता की तरफ मुड़कर उन्हें उनके कामों के लिए माफ़ कर आगे बढ़ जाता है। आगे एडी खुद को एक शादी के सेटिंग में पाता है। यह एडी फोर्थ पर्सन से मिलता है, जो उसकी बिलीवर्ड वाइफ मार्गरेट होती है। एडी अपने 17th बर्थडे पे मार्गरेट से मिला था एंड तभी से दोनों में प्यार हो गया था। एडी के आर्मी से लौटने के बाद दोनों ने शादी कर ली। आर्मी में हुए हादसे एंड रूबी पियर में अपनी जॉब की वजह से एडी थोड़ा डिप्रेस रहने लगा था। मार्गरेट को रूबी पियर में कोई परेशानी नहीं थी, उसे बस इस बात का दुख था कि दोनों का कोई बच्चा नहीं था। इसलिए मार्गरेट एंड एडी ने मिलकर बच्चा अडॉप्ट करने की प्लानिंग की एंड उसके लिए पैसे बचाने लगे। एडी अपने बर्थडे पे एडॉप्शन के पैसों में से कुछ गैम्बलिंग के लिए ले गया। मार्गरेट एडी को रोकने एंड घर वापस लाने उसके पीछे गई। रास्ते में मार्गरेट का कार एक्सीडेंट हो गया एंड इस एक्सीडेंट में उसका ब्रेन डैमेज हो गया था। एडॉप्शन के बचे हुए पैसे मार्गरेट के इलाज में खर्च हो गए। इस हादसे के बाद दोनों पति पत्नी के बीच नाराज़गी काफ़ी लंबे वक्त तक बनी रही, लेकिन जैसे वक्त बीता दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर फिर से प्यार में पड़ गए। बाद में ब्रेन ट्यूमर की वजह से मार्गरेट की मौत हो जाती है। अपनी पत्नी की मौत के साथ एडी अपने अंदर एक खालीपन को महसूस करने लगा था। एडी को हमेशा सा लगता था कि उसका प्यार उसे बहुत जल्दी छीन लिया गया, लेकिन मार्गरेट के जाने के बाद भी उसने उससे प्यार करना नहीं छोड़ा। यहाँ मार्गरेट एडी को अगला लेसन देती है, लॉस्ट लव इज स्टिल लव। मार्गरेट ने कहा कि खोया हुआ प्यार भी तो प्यार है। एडी का प्यार उसके लिए इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने हेवन में भी उसे फील किया। दोनों पति पत्नी ने बाहों में बाहें डाल आंखें बंद कर डांस किया और जब एडी ने फिर आंखें खोली, मार्गरेट वहां से जा चुकी थी। अब एडी खुद को एक रिवर के किनारे पर पाता है, जहाँ वो 5th पर्सन से मिलता है। एडी के लिए 5th पर्सन एक छोटी बच्ची होती है जिसका शरीर जल चुका होता है एंड वो नदी किनारे बैठ के स्टोन्स के साथ खेल रही होती है। बच्ची एडी को अपना नाम टाला बताती है एंड बोलती है कि वो वही बच्ची है जिसे बचाने एडी आग लगे टेंट में गया था और उस दिन वो मर गई थी। ये बात सुन के एडी उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, बट टाला उसको कंफर्ट देती है और उसे स्टोन से नहाने में हेल्प करने को कहती है। एडी जब टाला को रिवर में नहाने में हेल्प करता है तो उसकी जली हुई स्किन एकदम ठीक होने लगती है। इसके बाद एडी रोने लगता है। टाला ये पूछने पर कि वो क्यों रो रहा है, तो एडी ने बताया कि वो अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाया, इसलिए वो उदास है। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जगह रूबी पियर्स में नहीं थी। यहाँ टाला उसे 5th लेसन देती है, द पर्पस ऑफ लाइफ। टाला ने एडी को बताया कि वो वही था जहाँ उसे होना चाहिए था। उसने अपने काम राइड्स पर बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करना बखूबी निभाया था, यहाँ तक कि उसकी मौत भी एक बच्चे को बचाते हुई तो हुई थी एंड वो उस बच्चे को बचाने में कामयाब भी रहा। लास्ट में टाला ने एडी को बताया कि जिन बच्चों के हाथों को उसने मरते वक्त महसूस किया था वो उसी के थे, वही एडी को हेवन लेकर आई थी। टाला की बात सुन के एडी को सब समझ आने लगा और उसने नदी के पानी में अपने सभी दर्द और दुखों को बहा दिया। इसके बाद एडी हेवन में अपनी बीवी मार्गरेट के साथ रहने चला गया और उसने भगवान को होम शब्द कहते सुना। तो ऐसे हो जाता है बुक का द एंड। आपको ये समरी सुन के कैसा लगा एंड अपने व्यूज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर एंड स्टे सेफ।